शो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मुझे लगता है हम सब के लिए ज़रूरी किताब द डोपामीन डिसिप्लिन के सारांश पर एक गहरी चर्चा करने वाली हूँ। बिल्कुल। इसका कोर आइडिया ये है कि कैसे हमारे दिमाग का अपना ही एक रिवॉर्ड सिस्टम है जो डोपामीन नाम के केमिकल से चलता है। हाँ। और कैसे ये हमें एक ऐसे जाल में फंसा सकता है जिसे लेखक प्लेजर प्रिजन कहते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बहुत ज़रूरी काम सामने पड़ा है, डेडलाइन सिर पे है, पर हाथ अपने आप फ़ोन उठा लेता है। हाँ, ये तो बहुत होता है। और फिर एक रील, दूसरी रील और 1 घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी सी ताकत है जो हमें खींच रही है। तो आज की इस चर्चा का मकसद इसी सुख के मायाजाल को समझना है और ये देखना है कि क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता इन सोर्सेज में बताया गया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है, जैसा हम अक्सर मान लेते हैं। अच्छा। ये हमारे दिमाग की एक बहुत ही बुनियादी केमिकल का खेल है। सोर्सेज एक बात साफ करते हैं कि डोपामीन अपने आप में कोई विलन नहीं है। हाँ, ये तो जरूरी भी है। बिल्कुल। यही वो केमिकल है जो हमें खाना खाने, काम करने या कोई लक्ष्य पूरा करने की एनर्जी देता है। समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग असली और नकली खुशी में फर्क करना भूल जाता है। असली और नकली खुशी मतलब मेहनत के बाद मिलने वाली गहरी संतुष्टि और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के सस्ते नशे के बीच का फर्क। आज हम इसी खेल को और इसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे ये हिडन रिवॉर्ड सिस्टम वाला आइडिया बहुत दिलचस्प लगा। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में एक ऑटो पायलट मोड है जो हमें पता भी नहीं चलने देता कि कब वो हमारी आदतों को कंट्रोल करने लगा है। इसे थोड़ा और समझते हैं। ये प्लेजर प्रिजन असल में काम कैसे करता है? देखिए, किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि हमारा दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से सर्वाइवल के लिए बना है, न कि आज की इस हाइपर स्टिमुलेटेड दुनिया के लिए। ओके। दिमाग का एक ही सिंपल सा नियम है, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड खोजो। अच्छा। तो जब हम सुबह उठते ही फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हर लाइक, हर मजेदार वीडियो दिमाग में डोपामीन का एक छोटा सा हिट रिलीज करता है। दिमाग को लगता है, वाओ, बिना बिस्तर से उठे ही इतना रिवॉर्ड। और फिर वो और ज्यादा मांगता है। एक एक करके रील्स देखते जाना। लगता तो है कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है, लेकिन असल में दिमाग खुशी की उस छोटी छोटी डोज के पीछे भाग रहा होता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर वो असंतुलन, वो इम्बैलेंस पैदा होता है। कैसा इम्बैलेंस? दिमाग उन कामों को प्रायोरिटी देने लगता है जिनमें तुरंत खुशी मिले, जैसे फोन चलाना, जंक फूड खाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, और उन कामों को टालने लगता है जिनमें मेहनत और धैर्य के बाद इनाम मिलता है, जैसे कोई नई स्किल सीखना या एक्सरसाइज करना। बिल्कुल, या कोई किताब पढ़ना। लेखक इसी को प्लेजर प्रिजन कहते हैं, एक ऐसी जेल जिसका ताला बाहर से नहीं बल्कि हमने खुद अंदर से लगाया है। वाह। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, पर असलियत ये है कि दिमाग का ऑटो पायलट हमारी जिंदगी की स्टीयरिंग पकड़ चुका है। लेकिन एक सवाल है, क्या हर तरह की तुरंत मिलने वाली खुशी बुरी है? मतलब एक अच्छी कॉफी पीना या दोस्तों से मजाक करना, इसमें भी तो तुरंत डोपामिन मिलता है। तो फिर दिमाग फोन और कॉफी में फर्क कैसे करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। फर्क है डोज और एक्सेसिबिलिटी का। एक कप कॉफी या दोस्तों से मुलाकात, ये एक सीमित अनुभव है। सही बात है। लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट एक कभी ना खत्म होने वाला झरना है। इसकी कोई सीमा नहीं है। दिमाग को पता है कि एक क्लिक पर उसे अनगिनत हिट्स मिल सकते हैं, इसीलिए इसकी लत ज्यादा खतरनाक है। हाँ, ये बात तो है। किताब में लेखक एक बहुत ही रिलेटेबल अनुभव बताते हैं। जब उन्होंने एक दिन फोन ना छूने का फैसला किया तो पहले 2 घंटे तो ठीक लगे, लेकिन फिर एक बेचैनी होने लगी, जैसे शरीर के अंदर कुछ रेंग रहा हो। बार बार मन कर रहा था कि बस एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लूं। हाँ, वो फैंटम वाइब्रेशन वाला एहसास, जब लगता है फोन वाइब्रेट हुआ पर असल में कुछ नहीं होता। बिल्कुल वही। तभी उन्हें समझ आया कि ये एक अदृश्य जंजीर है जो हमने खुद अपने दिमाग में डाल रखी है। और इसका असर क्या होता है? इसका बड़ा असर ये होता है कि हमारे जो लंबे समय के लक्ष्य होते हैं वो धुंधले पड़ने लगते हैं। जब दिमाग को हर मिनट खुशी मिल रही हो तो उसे 6 महीने बाद मिलने वाले किसी बड़े लक्ष्य की परवाह क्यों होगी? बात तो सही है। तो यहाँ समाधान डोपामीन से लड़ना नहीं बल्कि उसे समझना है। हर बार फोन उठाने से पहले सिर्फ 2 सेकंड रुककर खुद से पूछना कि क्या ये सच में जरूरी है या मैं सिर्फ बोरियत से भाग रहा हूँ। ये छोटा सा सवाल उस अदृश्य जंजीर को कमजोर करना शुरू कर देता है। ये अदृश्य जंजीर वाली बात सिर्फ फोन तक ही तो सीमित नहीं होगी ना। हाँ। स्रोत में शायद और भी गहरी आदतों का जिक्र होगा जो हमारी इच्छा शक्ति को इसी तरह कंट्रोल करती है। हाँ, और अब हम एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिस पर खुलकर बात करने में लोग अक्सर हिचकिचाते हैं, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा है। सोर्सेज में इसे एक खामोश तबाही की तरह बताया गया है। मैं समझी नहीं, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? स्रोत
इसे PMO कहता है, यानी पॉर्न, मास्टरबेशन और ऑर्गेज्म का चक्र। अच्छा। लेखक का तर्क है कि कैसे ये आदत जब एक लत बन जाती है तो धीरे धीरे हमारी इच्छा शक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। ये बाहर से सामान्य दिखती है, लेकिन अंदर से इंसान को उसकी ड्राइव और एम्बिशन से दूर कर देती है। इसे अन्य नशों जैसा क्यों बताया गया है? आमतौर पर तो लोग इसे एक सामान्य हानिरहित गतिविधि मानते हैं। इस आइडिया को और गहराई से देखें तो स्रोत इसे अन्य नशों जैसा इसलिए बताता है क्योंकि इसमें दिमाग का वही रिवॉर्ड सर्किट हाईजैक हो जाता है जो कोकेन या किसी और ड्रग से होता है। ओह। फर्क ये है कि यहाँ ड्रग बाहर से नहीं, शरीर के अंदर से ही बन रहा है। ये डोपामीन का इतना बड़ा और आसान रिलीज होता है कि असल दुनिया की छोटी छोटी खुशियां, जैसे किसी से दिल से बात करना, कोई लक्ष्य पूरा करना या सुबह की धूप महसूस करना, हाँ, ये सब दिमाग को फीका और बोरिंग लगने लगता है। यहीं से विल पावर का क्षरण, मतलब उसका टूटना शुरू होता है। इसका मतलब दिमाग का जो बेसलाइन है वो ही इतना ऊपर सेट हो जाता है कि नॉर्मल चीजों में मजा ही नहीं आता। बिल्कुल। और इसका नतीजा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एक लगातार गिल्ट की भावना आती है और इंसान खुद पर ही भरोसा करना छोड़ देता है। ये तो एक विशियस साइकिल बन जाता है। हाँ, एक ऐसा दुष्चक्र जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है। हर बार आप खुद से वादा करते हैं कि अब नहीं, और हर बार टूट जाते हैं। इससे खुद की नजर में इज्जत कम हो जाती है। किताब में शायद एक दोस्त का जिक्र है जो कहता है कि उसकी जिंदगी एक जगह रुक गई है। हाँ, वो प्लान बनाता है, नए साल के संकल्प लेता है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा अनुशासन रख ही नहीं पाता, और बाद में उसे एहसास होता है कि असली वजह ये आदत थी जो उसकी इच्छा शक्ति को दीमक की तरह अंदर से खा रही थी। सही कहा। वो हर बार खुद को समझाता था कि ये नॉर्मल है, सब करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होता था कि उसका आत्मविश्वास खो रहा है और हर छोटी चुनौती पर वो टूटने लगा है। तो फिर क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, यहीं पर एक उम्मीद की बात भी है जो बहुत जरूरी है। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। एक मांसपेशी की तरह? हाँ, किताब का तर्क है कि ये कोई परमानेंट गिफ्ट नहीं है जो या तो आपके पास है या नहीं है। इसे बनाया जा सकता है। कैसे? हर बार जब आप उस आदत के आवेग, उस अर्ज पर काबू पाते हैं तो ये मांसपेशी थोड़ी और मजबूत होती है, और हर बार जब आप हार मान लेते हैं तो ये कमजोर होती है। ये लड़ाई हारी हुई नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने का एक मौका है। ये स्ट्रगल किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अगर हमारा दिमाग इन सब चीजों से इतना भर गया है, इतना ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है, तो इसका हल क्या है? क्या हमें पूरी तरह से टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए? ये तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में इसका समाधान दिमाग को एक डिटॉक्स देना बताया गया है। डिटॉक्स? हाँ, लेखक दिमाग की तुलना एक ऐसे कमरे से करते हैं जिसमें हर तरफ सामान बिखरा हो, धूल जमी हो और खिड़कियां बंद हो। नोटिफिकेशन की लगातार आती आवाजें, खत्म ना होने वाले वीडियोस, सोशल मीडिया की नेगेटिविटी, ये सब हमारे दिमाग में ऐसा ही कबाड़ भर देते हैं। नतीजा ये होता है कि हमें हर समय एक मानसिक थकान महसूस होती है। ये बहुत रिलेटेबल है। कभी कभी दिन के आखिर में ऐसा लगता है जैसे कुछ किया भी नहीं, पर दिमाग पूरी तरह से ड्रेन हो चुका है। बिल्कुल। और इस संदर्भ में डिटॉक्स का मतलब सिर्फ फोन से एक दिन की छुट्टी लेना नहीं है। इसका असली मतलब है दिमाग को वो ब्रीदिंग स्पेस देना जिसका वो हकदार है। ब्रीदिंग स्पेस? हाँ, वो खालीपन, वो शांति जिससे हम आज बहुत डरते हैं। जैसे किसी पार्क में चुपचाप टहलते हुए जब अचानक खामोशी महसूस होती है, या कोई पुराना गाना सुनते हुए जब यादें लौट आती हैं। ये वो पल हैं जब दिमाग खुद को रीसेट करता है, अपने बिखरी हुई फाइलों को ऑर्गेनाइज करता है। सही कहा। आज की दुनिया हमें ये स्पेस लेने ही नहीं देती। हर खाली पल को भरने के लिए एक नया नोटिफिकेशन हमारा इंतजार कर रहा है। मुझे याद है मैंने एक बार नो स्क्रीन संडे करने की कोशिश की थी। सुबह तो बड़ी अच्छी गुजरी, किताब पढ़ी, घर का काम किया, लेकिन दोपहर तक मैं सचमुच दीवारें देख रही थी। वो बोरियत इतनी ज्यादा असहज थी कि लगा कुछ गलत हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ असली बात बोरियत से भागना नहीं, बल्कि उसे सहना, उसे एम्ब्रेस करना सीखना है। बोरियत को सहना? हाँ, श्रुत्स में ये बहुत गहराई से बताया गया है। जब आप खुद से कहते हैं, हाँ मैं बोरियत झेल सकता हूँ, मुझे हर पल मनोरंजन की जरूरत नहीं है, तब डिटॉक्स सच में काम करता है। क्योंकि बोरियत से भागना ही तो हमें वापस उसी जाल में ले जाता है। एग्जैक्टली। तो ये दिमागी डिटॉक्स कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आज के दौर में सर्वाइवल की एक जरूरत है। जब आप डिटॉक्स करना सीखते हैं तो आप अपनी मेंटल एनर्जी को वापस रिक्लेम कर लेते हैं। लेखक ने खुद पर एक प्रयोग भी किया था ना? हाँ, उन्होंने एक पूरा दिन जानबूझकर धीरे धीरे बिताने का फैसला किया। कोई तेज स्क्रोलिंग नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं,
बस हर काम में पूरी जागरूकता। सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। शुरू में था, सुबह की चाय पी तो सिर्फ चाय पी, खाना खाया तो सिर्फ खाने पर ध्यान दिया। शुरू के कुछ घंटे मुश्किल लगे, बेचैनी हुई, बार बार फोन की तरफ हाथ गया। लेकिन शाम तक ऐसा लगा जैसे दिमाग का सारा बोझ उतर गया हो। अच्छा। हाँ, अचानक नए आइडियाज आने लगे, उलझी हुई बातें साफ लगने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि असल क्रिएटिविटी और क्लैरिटी खालीपन में ही पैदा होती है, शोर में नहीं। तो इन सब का मतलब क्या है? प्लेजर प्रिजन को समझ लिया, इच्छा शक्ति के क्षरण को जान लिया, डिटॉक्स की जरूरत को भी मान लिया, लेकिन इन सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? बिल्कुल। स्रोत हमें अनुशासन और इच्छा के बीच की इस लड़ाई के बारे में क्या बताता है? अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं। देखिए, हर दिन हर पल हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते। एक रास्ता आसान है, जिस पर तुरंत मजा है, जैसे स्क्रॉलिंग करना, जंक फूड खाना या काम को टाल देना। दूसरा रास्ता मुश्किल है, जिस पर मेहनत और तकलीफ है, लेकिन लंबे समय में वो हमें मजबूत बनाता है। जैसे पढ़ाई करना, वर्कआउट करना या कोई मुश्किल बातचीत करना। हमारी स्वाभाविक इच्छा, हमारा इम्पल्स हमेशा पहले आसान रास्ते पर खींचता है, और अनुशासन वो ताकत है जो हमें दूसरे सही रास्ते पर बनाए रखती है। और यहीं से शायद अंदर के योद्धा या इनर वॉरियर का कॉन्सेप्ट आता है। एग्जैक्टली। ये अंदर का योद्धा तब पैदा होता है जब आप अपने अंदर से उठती उस पहली इच्छा को पहचानते हैं और कहते हैं, नहीं, अभी नहीं, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे बड़े लक्ष्य के खिलाफ है। किताब के अनुसार उस छोटे से न में ही असली ताकत छिपी है। हर बार जब आप उस न को कहते हैं, आपका अंदर का योद्धा थोड़ा और मजबूत होता है। तो अनुशासन का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें मास्टर करना है। जैसे एक जंगली घोड़े को लगाम की जरूरत होती है ताकि उसकी ऊर्जा सही दिशा में लग सके, वैसे ही हमारी इच्छाओं को अनुशासन की लगाम की जरूरत होती है। इसके साथ ही क्लैरिटी यानी स्पष्टता का विचार भी जुड़ता है। स्रोत कहता है, क्लैरिटी इज द न्यू हाई। ये लाइन मुझे बहुत पावरफुल लगी। ये सच में पावरफुल है। जब हमारे लक्ष्य धुंधले होते हैं, जब हमें यही नहीं पता होता कि हम सुबह क्यों उठ रहे हैं, तो हम आसानी से भटक जाते हैं और दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है। हाँ, डोपामीन के सस्ते नशे में डूब जाना। लेकिन जब दिमाग में क्लैरिटी होती है, जब आपको पता होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, तो काम बोझ नहीं बल्कि एक मकसद, एक मिशन बन जाता है। पर ये क्लैरिटी आए कहाँ से? आज की दुनिया में इतना शोर है कि अपनी आवाज सुनना ही मुश्किल है। ये क्लैरिटी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें या लोगों से सलाह ले लें, वो हमेशा अस्थायी होगी। तो फिर असली क्लैरिटी तब आती है जब आप खुद के साथ अकेले बैठने की हिम्मत करते हैं। स्रोत में एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया गया है। हर हफ्ते सिर्फ 15 मिनट बिना किसी फोन या डिस्ट्रैक्शन के अकेले बैठकर सिर्फ ये सोचना कि पिछले हफ्ते क्या काम आया और क्या नहीं। सिर्फ 15 मिनट? मैं अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ। ये छोटा सा अभ्यास दिमाग से धुंध हटाने जैसा है। जब ये जवाब साफ हो जाता है तो बाहर का शोर परेशान करना बंद कर देता है। ये स्पष्टता एक ऐसा नशा है जो अस्थायी नहीं बल्कि टिकाऊ होता है और आपको सही दिशा में रखता है। ये आपकी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने समझा कि कैसे डोपामिन का खेल हमें एक प्लेजर प्रिजन में कैद कर सकता है। बिल्कुल। कैसे कुछ आदतें हमारी इच्छा शक्ति को खत्म करती हैं और कैसे दिमाग को डिटॉक्स करके, बोरियत को सहकर और अनुशासन अपनाकर हम अपनी असली ताकत वापस पा सकते हैं। और इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आइडिया शायद ये है कि आज़ादी का मतलब जो मन में आए वो करना नहीं, बल्कि जो जरूरी है उसे करने की ताकत रखना है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। डोपामिन हमें पहली वाली नकली आज़ादी का एहसास देता है, जबकि अनुशासन हमें दूसरी असली आज़ादी की तरफ ले जाता है। स्रोत का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश सेल्फ मास्टरी यानी आत्मनियंत्रण का है। असली ताकत बाहर की दुनिया को जीतने से नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने से आती है। तो जब आप अपने दिमाग और अपनी इच्छाओं के मालिक बन जाते हैं तो बाहर की कोई भी चुनौती आपको हिला नहीं सकती। ये आपको अनशेकेबल बना देता है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने जैसा है। वो कौन सा एक छोटा सा ना है जो आज अपनी किसी इच्छा को कहा जा सकता है ताकि अंदर का योद्धा थोड़ा और मजबूत हो सके? चाहे वो फोन को 10 मिनट के लिए दूर रखना हो या जंक फूड की जगह कुछ हेल्दी खाना हो, बस एक छोटा सा फैसला। सोचिए उसका असर कितना बड़ा हो सकता है।